तो चलिए बुलेटिन की अब शुरुआत कर लेते हैं और आज चर्चा करेंगे सिर्फ हरियाणा की। हरियाणा के पॉलिटिक्स की, जहां गजब की भागम भाग मची है। बीजेपी की पहली लिस्ट कल रात जारी हुई, उसके बाद इस्तीफों की बौछार शुरू हो गई। एक के बाद एक कई विकेट धड़ाधड़ गिरे। सबके खत को पढ़ेंगे तो मजमून सिर्फ एक ही निकलेगा, टिकट नहीं मिला तो फिर पार्टी में रहकर क्या ही कर लेंगे। तो अब देखना यह कि आने वाले कुछ दिनों में यह नाराजगी दूर हो जाएगी या फिर बगावत नासूर बनकर दर्द कराएगी। दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो कशमकश यहां भी है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन करें तो कितनी सीटें दें, गठबंधन नहीं करेंगे तो कितना नुकसान होगा, यह चुनावी आकलन तो पार्टी और उनके नेताओं में चल ही रहा है। लेकिन धड़कनें उन नेताओं की बढ़ी हुई हैं जिन्हें डर है कि ना जाने मेरे साथ क्या होगा। तो इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे और हमारे साथ जो सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ भी करवा दूं। नीरज पांडे आपको नजर आ रहे हैं जो बताएंगे कि बीजेपी की भगदड़ से कितना असर पड़ेगा। जैनेंद्र के पास भी हम आपको लिए चलेंगे जिन्हें कांग्रेस पार्टी के नब्ज की पूरी जानकारी है। तह तक जाकर इनसाइड स्टोरी आप तक वो पहुंचाएंगे। लेकिन पहले अभी की बड़ी खबर, टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में भारी बगावत। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट पर भगदड़ की स्थिति है। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया। रणजीत रनिया सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। सावित्री जिंदल ने कहा कि हिसार से चुनाव लड़ूंगी। पूर्व मंत्री कविता जैन के आंखों से आंसू बह निकले। कविता जैन 8 सितंबर को बड़ा फैसला लेंगी। रतिया से एमएलए लक्ष्मण नापा कांग्रेस में जाएंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं। तो टिकट ना मिलने से यह नाराजगी और ऐसे में कईयों ने बागी तेवर अख्तियार कर लिया है। तो एक के बाद एक कई नाम सामने आ रहे हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल में हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं। रतिया से जो एमएलए हैं लक्ष्मण नापा, वो कांग्रेस में जाने की तैयारी कर चुके हैं। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में भारी बगावत की सूचना मिल रही है। सब बात हो गया, अभी फैसला हो गया कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना। तो पिछली बातें तो सब जी हरियाणा में मैं मानता हूँ बीजेपी अदर्स की 20 से ज्यादा सीटें हैं हरियाणा में। दोनों तरफ की पार्टियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमें लगता है कि जो वंचित की बात करते हैं, हम डिप्राइव्ड लोग हैं, उनको अगर भागीदारी मिलेगी राजनीतिक, तो हमें लगता है कि कांग्रेस हमारे ऊपर विचार करेगी। रातों रात जो ये परिवर्तन हुआ है साथियों, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा है और इतना जरूर है कि हम सोनीपत की जनता के साथ हैं, हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। मेरे यहाँ पर जिस तरह से मेरे जो हिसार परिवार है, उनका ये निर्णय है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो उनके निर्णय को ध्यान में रखते हुए मैं चुनाव लड़ूंगा। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं नीरज पांडे के पास। नीरज, सवाल यह है कि ये जो बगावत देखने को मिल रही है, इसके पीछे कुछ खास कहानी आपको नजर आ रही है या सिर्फ ये माना जाए कि टिकट नहीं मिला इसलिए बागी हो गए? देखिए अखिलेश, हर चुनाव में जब टिकटों की घोषणा होती है तो कमोबेश आप देखिए 90 सीटों वाला प्रदेश है, 67 सीटें अनाउंस हुई हैं और इसमें से अभी तक 5 या 6 मामले ऐसे आए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलए या पूर्व मंत्री जिन्होंने बगावत के सुर अपनाए हैं, या कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस भी अपने जो उनके कैंडिडेट या अपने जो पार्टी के लोग हैं उनके लिए भी तो जगह बना के रखनी है। कभी भी पार्टी इतने बड़े फैसले नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगा वो सीधे कांग्रेस में चला ही जाएगा, ऐसी कुछ स्थिति नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब भी पार्टी से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि हाल ही में पिछला अगर चुनाव आप देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान कहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में हुआ, जहां 19 ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो बागी थे वो चुनाव लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट के रूप में या दूसरी पार्टियों से आकर, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में बुरी तरह चुनाव हार गई। हरियाणा में अभी वैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये चिंता का विषय है। और हमने आज भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से बात की और जब इस विषय पे चर्चा की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। पार्टी आकलन कर रही है, वो देख रही है कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर निकलकर या पार्टी के विरोध में या पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने या दूसरी पार्टियों में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उनका वो अभी आकलन कर रहे हैं और आकलन के बाद डैमेज कंट्रोल का काम शुरू करेंगे और इसके लिए बाकायदा पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को लगाया भी गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। हर बार चुनाव में इस तरह की चीजें होती हैं और पार्टी भी। लेकिन दरअसल राजनीति में क्या होता है कि किसी की दोस्ती का आपको फायदा मिले ना मिले, लेकिन अगर दुश्मनी हो जाती है तो उसका बड़ा नुकसान हो जाता है कई बार। हरियाणा में बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी। किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर शिवराण का इस्तीफा हो गया।
बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का भी इस्तीफा हो गया है। आपको बता दें कि कर्णदेव कंबोज ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। कर्णदेव कंबोज ने कहा कि गद्दार को टिकट मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं कर्णदेव कंबोज। तो आपको एक बार फिर से बता दें, जो लोग बागी हो रहे हैं उनमें से कई नाम सामने आ चुके हैं। किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर शिवराण का इस्तीफा हो चुका है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्णदेव कंबोज, उनका नाम, उनके इस्तीफे की भी खबर है। उन्होंने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। यहां तक उन्होंने कहा कि गद्दार को मिला है टिकट और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ रही है उनकी तरफ से। हरियाणा को लेकर कांग्रेस में भी मंथन जारी है। आपको बता दें कि हरियाणा की पेंडिंग 39 सीटों को लेकर बैठक हुई है। अजय माकन, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा मौजूद हैं। रणदीप सुरजेवाला भी बैठक में शामिल हुए हैं। आज कांग्रेस की यह पहली लिस्ट आ सकती है। सीधे जैनेंद्र के पास मैं आपको लिए चलता हूं। जैनेंद्र, देरी क्यों हो रही है, या यह माना जाए कि इतना तो होना ही था, इतनी चर्चा तो होनी थी? बिल्कुल अखिलेश, इतनी चर्चा होनी ही थी, लेकिन अगर अब आज भी लिस्ट नहीं आएगी तो इसको जरूर देरी मानी जाएगी। संभावना है कि कांग्रेस आज अपनी पहली सूची जारी करे। हालांकि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने ये बयान दिया है कि 1-2 दिनों में लिस्ट जारी होगी। यानी पूरी तरीके से साफ नहीं है कि क्या लिस्ट आज पहली आएगी या नहीं आएगी। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि पार्टी चाहती है कि जो पहली लिस्ट आए उसमें कम से कम 60-65 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो। बड़ी लंबी लिस्ट जो है वो कांग्रेस जारी करना चाहती है, क्योंकि अभी 51 सीटों पर ही उम्मीदवार तय हुए हैं। जो बची हुई 39 सीटें, जैसा आपने बताया दर्शकों को, उस पर पेच सुलझाने की प्रक्रिया, कवायद जो है वो जारी है दिल्ली में, और वो मीटिंग अभी भी जारी है। तो क्या वो आज कुछ और सीटों पर नाम तय कर पाएंगे और आज लिस्ट तैयार हो पाएगी? बड़ी संभावना थोड़ी कम लग रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि आज जारी होनी चाहिए। लेकिन फिर मैं दोहरा दूं, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी का कहना है कि लिस्ट आने में अभी 1 से 2 दिन लग सकता है। जहां तक आज जो 39 सीटों पर पेच सुलझाने की कवायद चल रही है, उसमें सबसे अहम बात यही रही कि टिकट की एक्सरसाइज में पहली बार भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा एक छत के नीचे बैठे। अजय माकन की जो कमेटी है उसने हरियाणा कांग्रेस के जो सभी सांसद हैं उनसे 1-to-1 बात की है। इसके अलावा हुड्डा तो बैठक में बैठे ही हैं। शैलजा और रणदीप सुरजेवाला से भी चर्चा की है। अभी रणदीप सुरजेवाला निकले हैं, शैलजा निकल चुकी हैं। बैठक अभी भी जारी है। अखिलेश, ठीक है जैनेंद्र, आता हूं मैं आपके पास, आगे भी कुछ और आपसे जानकारी लेंगे। बीजेपी में मचे भगदड़ को लेकर एक और बड़ी खबर है। नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की जाएगी, ये सूत्र बता रहे हैं। संघ और संगठन मिलकर नेताओं को मनाएंगे। 1 से 2 दिन वेट एंड वॉच वाली नीति अपना रही है बीजेपी को उम्मीद है कि सभी नाराजगी दूर हो जाएगी। तो नाराजों को मनाने की कोशिश की जाएगी, कहीं चुनाव में इसका कोई नुकसान ना हो जाए। हमारे साथ नीरज भी मौजूद हैं। लेकिन नीरज, अगर कुछ साल पहले वाली बीजेपी की बात की जाए तो इतनी नाराजगी सामने नहीं आती थी, ना मनाने की इतनी कोशिशें होती थी। अभी बदलाव क्या हो गया है, क्यों इतने बागी हो रहे हैं? देखिए, बागी कमोबेश ऐसे देखा जाता है। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ राजस्थान का, आपने राजस्थान में देखा जब चुनाव का टिकट बटा और उसके बाद तमाम बगावत के सुर सामने आए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई और नाम वापसी में, तो बहुत सारे लोग वापस हो गए। मध्य प्रदेश में भी हमने यही चीज़ देखी, हमने यही चीज़ छत्तीसगढ़ में भी देखी। लेकिन देखना ये होगा कि हरियाणा में कितने लोग अभी सामने आते हैं। अभी 5 से 6 लोग सामने आ चुके हैं जो बड़े लीडर्स हैं या जिनका अपना वजूद है अपने क्षेत्रों में, और उन लोगों ने अपनी बगावत के सुर साधे हैं या कांग्रेस की तरफ रुख करने की कोशिश की है। तो अब देखना है कि संख्या कितनी, और यही भारतीय जनता पार्टी देख रही है। 1-2 दिन का वेट करने के बाद पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स और संघ के कुछ बड़े नेताओं को इस विषय पर लगाया गया है कि आप इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, जिन लोगों ने बगावत के सुर अपनाए हैं उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं, या तो वो बाहर के आए हुए हैं और या ऐसे लोग हैं जो बीच में कह सकते हैं कि दूसरे दल से राजनीति छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्होंने रुख किया, और अब उनको टिकट नहीं मिला तो वो धीरे से बाहर चले गए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इनके हार्डकोर वर्कर हैं और इसलिए वो दुखी हैं क्योंकि वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहे, लेकिन नए लोगों को टिकट दे दिया गया। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी इसीलिए वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। भाजपा पूरी तस्वीर साफ कर लेना चाहती है, और उसके बाद भाजपा के कुछ सीनियर लीडर्स लगेंगे और कुछ ना कुछ करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, हरियाणा में बीजेपी की फूट पर अब कांग्रेस मजे ले रही है। कांग्रेस ने चुटकी की। कांग्रेस के नेता हैं कैप्टन अजय सिंह यादव, उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी ने ऐसे टिकट बांटे हैं कि हम 70 पार जाएंगे।
आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर उन्होंने कहा कि हाईकमान जैसा चाहेगा वैसा होगा। तो 70 पार जाने की बात कह रहे हैं कैप्टन अजय सिंह यादव। उनकी टिकटें ऐसी हैं, हम 70 पार जाएंगे। बंधन अगर हाईकमान चाहेगी तो करना ही पड़ेगा ना। अभी कोई फॉर्मूला तो अभी सीधे मैं आपको लिए चलता हूं जैनेंद्र के पास। जैनेंद्र, एक बात बताइए, जो लिस्ट आने की बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि आज लिस्ट आ जाए, उसमें किन खास बातों का ख्याल रखा जाएगा? क्योंकि जिस तरह के कुछ क्षेत्रीय छत्रप वहां कांग्रेस में दिख रहे हैं, लग रहा है कि सभी को साधना पड़ेगा वहां पर पार्टी को। बिल्कुल अखिलेश, निश्चित तौर पर। और सबसे अहम तो हुड्डा और सैलजा कैंप को बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कुमारी सैलजा चुनाव लड़ने जा रही हैं। अभी तक जो 51 नाम तय हुए हैं 2 सीसी की बैठकों में, उनमें ज़्यादातर वो सीटें हैं जहां पर फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं। 28 विधायक मौजूदा फिलहाल हैं कांग्रेस के पास, और हमारी जानकारी के मुताबिक 28 में से 27 के नाम पर मुहर लग चुकी है, केवल एक की टिकट पेंडिंग है। और इसके अलावा जो है उनमें जो सीनियर लीडर जो पिछली बार नहीं जीत पाए थे, लेकिन वो जिन सीटों से लड़ते हैं उनके नाम पर मुहर लगाई गई है। लेकिन असली पेंच 39 सीटों का है, जिस पर की बात सुलझाने की कोशिश जारी है। और हर सीट पर कई दावेदार हैं, और उनमें हर सीट पर जो 2 अहम दावेदार दोनों कैंपों के हैं, उसको लेकर काफी माथापच्ची अजय माकन को करनी पड़ रही है, अजय माकन की कमेटी को करनी पड़ रही है। देखना यही है, बीजेपी की लिस्ट के बाद बीजेपी में जो खलबली है वो हम देख रहे हैं। इंतजार सबको इस बात का है कि कांग्रेस की लिस्ट जब आएगी तो कांग्रेस के खेमे में किस तरीके की खलबली होगी, क्योंकि बीजेपी से ज्यादा गुटबाजी और खेमेबाजी जो है वो कांग्रेस की होती है। निश्चित तौर पर हवा कांग्रेस के पक्ष में। जैनेंद्र, कांग्रेस कहती है कि हमारे यहाँ अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत है, तो देखना होगा कि उस अंदरूनी लोकतंत्र के क्या परिणाम आते हैं जो मजबूत लोकतंत्र की बात कही जाती है। बहरहाल दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा को लेकर एक बयान दिया है। हरियाणा में त्रिशंकु विधानसभा की उम्मीद है, ऐसा कहा गया है उनकी तरफ से। उचाना कला से दुष्यंत चौटाला ने नामांकन किया, और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बनाने में अहम भूमिका होने जा रही है जेजेपी की, एएसपी की। तो दुष्यंत चौटाला का यह बयान एक बार फिर से हम आपको बता दें। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा को लेकर यह बात कही है कि त्रिशंकु विधानसभा की उम्मीद है उन्हें। हरियाणा की तस्वीर और युवा नेतृत्व की राह चुनेगा आजाद समाज और जननायक जनता पार्टी मिलकर प्रदेश को युवा सरकार भी देगी और बदलाव की राह भी रहेगी। मैं तो मानता हूँ त्रिशंकु विधानसभा रहेगी और चाबी ही ताला खोलेगी। नीरज, ये त्रिशंकु विधानसभा वाली जो थ्योरी दी जा रही है दुष्यंत चौटाला की तरफ से, कहीं उसके पीछे वजह ये तो नहीं कि उन्हें ये स्थिति बिल्कुल मुफीद लग रही है, सूट करता है उन्हें? देखिए 2019 में 11 सीटें जीतकर जेजेपी ने, इसमें तो कोई शक नहीं कि राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं था, कांग्रेस भी जो है सत्ता के नज़दीक नहीं पहुंच पाई थी। तो ऐसे में जेजेपी को एक बार फिर ऐसा लगता है कि शायद 2024 के चुनाव में भी कमोबेश जितनी सीटें पिछली बार थी या उससे ज़्यादा वो जीत सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर त्रिशंकु विधानसभा हो गई तो उनकी जो उपयोगिता है वो बढ़ जाएगी। लेकिन शायद इस बार वो करिश्मा जेजेपी ना दिखा पाए, क्योंकि हम लोग जो ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो दुष्यंत चौटाला को लेकर उनके ही वर्ग में, खासकर जाटों में बड़ी नाराजगी है। जाटों को ये लगता है कि शायद दुष्यंत चौटाला को जिस उद्देश्य के साथ इतनी सीटें मिली थी वो उद्देश्य वो पूरा नहीं कर पाए, या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन करना वो जाटों को नागवार गुजरा। और यही कारण है कि इस चुनाव में जैसा समर्थन दुष्यंत को 2019 के चुनाव में मिल रहा था वो समर्थन मिलता नहीं नजर आ रहा है। बावजूद इसके चूंकि वो पॉलिटिकल पार्टी हैं और हाल ही में उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अपना गठबंधन किया, और उनको लगता है कि जो नुकसान उनको इधर उनकी बिरादरी से हो सकता है वो नुकसान की भरपाई वो एससी समाज के वोट से, यानी कि जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद की पकड़ है उस वोटों से भरपाई कर सकते हैं और फिर से वो 2019 वाला करिश्मा कर सकते हैं। ठीक है, और अब एक और बड़ी खबर आ गई नीरज, बीच में आपको रोक रहा हूं। हरियाणा में विनेश को लेकर सियासत, मनोहर लाल खट्टर ने विनेश पर टिप्पणी की। राजनीतिक चक्र में फंसे थे खिलाड़ी, खट्टर ने यह बात कही है। कांग्रेस से टिकट मांगने पर पटाक्षेप हुआ, यह बयान मनोहर लाल खट्टर का। उधर कुमारी सैलजा का खट्टर पर पलटवार हुआ है कि संघर्षों को सम्मान देना चाहिए, यह बयान कुमारी सैलजा का। चक्र में मैं समझता हूं हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे। आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। She has struggled
For years she has struggled as a woman and as a sports person. I think it is befitting that she should get some dignity. जिस तरीके के बयान है जैनेंद्र, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इसी लाइन पर इस तरीके के बयान आने भी थे अगर टिकट वाली बात हुई या विनेश राजनीति में आ रही हैं तो। बिल्कुल अखिलेश और विनेश और बजरंग पुनिया की जो जाति है, दोनों जाट समाज से आते हैं, इसको भी बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं इसके जरिए भी राजनीति साधने की और हरियाणा में जो कोशिश होती है जाट बनाम गैर जाट की पॉलिटिक्स की, उसको साधने की कोशिश करती है। लेकिन देखिए, जाहिर सी बात है कि 10 सालों के बाद बीजेपी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी जरूर है और ये दोनों जो खिलाड़ी है ये बड़े नाम है हरियाणा में। अगर खट्टर इस तरीके से इन्हें निशाना बनाएंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा की बजाय नुकसान हो। लेकिन बीजेपी की सारी जो कसरत है वो टिकी हुई है जाट बनाम गैर जाट पोलराइजेशन पर। अगर 2 बार से वो हो रहा है, अगर वो इस बार भी हुआ तो हैट्रिक होगी, नहीं तो फिर जो माहौल है उसमें तो इस तरीके के बयान और नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। क्योंकि बजरंग के पक्ष में तो माफ करिए विनेश फोगाट के पक्ष में सहानुभूति है, ओलंपिक में जो कुछ भी उनके साथ हुआ, और यही वजह है कि कांग्रेस इन चेहरों को मैदान में उतार करके इस सहानुभूति और उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहती है। अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद जैनेंद्र आपका। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा गिर गई थी, इस मामले में कोर्ट ने मूर्तिकार और ठेकेदार को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। 10 सितंबर तक कोर्ट ने पुलिस को यह कस्टडी दी है। एक ऐसा मामला जिससे महाराष्ट्र में सियासी भूचाल की स्थिति है। शिवाजी महाराज की जो मूर्ति वहां पर गिर गई, उसको लेकर लगातार वहां की सरकार बैकफुट पर है, विपक्ष की ओर से घेरा जा रहा है। और अभी एक बड़ी खबर आपको बता दें इस मामले में कि अदालत ने मूर्तिकार और ठेकेदार को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में 18 दिनों से छका रहा है यह भेड़िया। बहराइच में तेज हुआ है ऑपरेशन आदमखोर। उसे पकड़ने के लिए भेड़ियों को वन विभाग ने एक नई रणनीति बनाई है। जिन इलाकों में भेड़ियों का ज्यादा असर है, इन इलाकों को 3 सेक्टर में बांटा गया है और ड्रोन के जरिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये आदमखोर जो जानवर हैं, इनकी तलाश में अब वन विभाग पूरी मुस्तैद नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में लगभग 3 हफ्तों से यही स्थिति है। बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर और तेज कर दिया गया है। नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं और लगातार आसमान से निगरानी की जा रही है ड्रोन के माध्यम से। लेकिन अभी तक बाकी बचे भेड़िए पकड़े नहीं गए हैं, यह सबसे बड़ी चिंता की बात। बहराइच में भेड़ियों का खौफ है तो लखीमपुर खीरी में टाइगर का टेरर, खूनी भेड़िए 10 लोगों की जान ले चुके हैं। वहीं लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो बाघ 4 लोगों को मार चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आपके सामने, वो तमाम तस्वीरें जिनमें इन इलाकों में किस तरीके के हालात हैं उसका अंदाजा आपको मिल जाएगा। आइए सीधे मैं आपको बहराइच ले चलता हूं। मेरे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव वहां पर मौजूद हैं, वहां से ग्राउंड जीरो से हर खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और वीरेश पांडे भी हमारे साथ लखीमपुर से हैं, उनके पास भी आएंगे। लेकिन विवेक, पहले जरा आप बताइए कि ये जो भेड़ियों की तलाश है कहां तक पहुंची? देखिए, सर्च ऑपरेशन जैसे पहले चल रहा था वैसे अभी भी चल रहा है। आज बस एक वो तस्वीर आ गई जिसकी वजह से सनसनी मच गई कि ऐसा लग रहा है कि वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि ऐसा ही सर्च ऑपरेशन पहले भी चल रहा था और ऐसा ही सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। उस समय उन लोगों ने तस्वीर रिलीज कर दी थी जो कछार के इलाके हैं, घाघरा नदी के बगल वाले, उस इलाके में एक टीम गई हुई थी। उसको अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। अगर वो टीम गई थी और भेड़िया अगर लोकेट हुआ भी था तो उसकी ड्रोन फुटेज अभी तक नहीं आई है। अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, गोलमोल जवाब घुमाया जा रहा है और भेड़िया अब तक नहीं पकड़ा गया है। मैंने पिछले लाइव में भी अपने कहा था और इस समय फिर से दोहरा रहा हूं कि आज की रात काफ़ी अहम होने वाली है। 2 दिन से कोई हमला नहीं हुआ है। कहते हैं कि वो अगर शिकार पे निकलते हैं तो अगर उन्होंने मांस खा लिया है तो वो 2 दिन के बाद या फिर 4 या 5 दिन के बाद तब वो शिकार पे निकलते हैं। तो अब 2 दिन की रात तो बीत गई है, हमला नहीं हुआ है। हाँ, जानवरों पे हमला हुआ है। वो भेड़िया था कि नहीं ये नहीं कह सकते हैं। अभी जो कल रात की घटना है कि उसमें जो 3 वो थी बकरी थी, उसको उस पर हमला हुआ, 1 बकरी उसमें से मर गई और 2 जो हैं वो घायल है। आज की रात जो है वो काफ़ी अहम होने वाली है। रही बात सर्च ऑपरेशन की, तो सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और प्रशासन, वन विभाग के हाथ अभी भी खाली हैं। भेड़िया हाथ नहीं आया है। इलाके में डर का माहौल है। फ़ायदा ये हुआ है कि थोड़ी सी जो बिजली है वो रहने लगी है इलाके में और प्रशासन की जो गश्त है वो बढ़ गई है पहले से। ये लोग थोड़े से ज़्यादा। लखीमपुर खीरी में दरअसल आज फिर बाघ आया। जडौरा गांव में बाघ की दहाड़ से हड़कंप की स्थिति। आदमखोर बाघ के पंजों के निशान भी लोगों ने देखे हैं। वन विभाग की टीम वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है।
आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के मूड़ा जवाहर गांव में भी बाघ की दस्तक से खलबली की स्थिति है। बच्चे हों, महिलाएं हों, सभी लोग डरे हुए हैं। पुरुषों की बात की जाए तो रात रात भर मशाल लेकर इन बाघों की तलाश में वो लगे हुए हैं। बाघ की दस्तक पर डीएफओ का दावा है कि जल्द ही बाघ को पकड़ लिया जाएगा। वन विभाग की टीम मौजूद है, डॉक्टर्स की भी मदद ली जा रही है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की परमिशन मिल गई है। और आइए अब हम आपको सीधे सिंगापुर लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष कारोबारियों से मिल रहे हैं। मैं जा रहा हूं, इतने बड़े देश में सारे पुराने व्हीकल स्क्रैप होना यानी इतना बड़ा काम है। अगर आपकी कंपनियां मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करें या खुद इस दिशा में आए और उसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत बड़ा नया मार्केट बनेगा। जैसे मेरे मन में है कि मैं मेरे देश की मेरी पहली प्रायोरिटी सारे एम्बुलेंसेस, जितने पुराने एम्बुलेंस हैं उन सारे एम्बुलेंस को स्क्रैप कर देना और उन सबको नए, और वो भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो और हमारे जो रेगुलर जिस प्रकार का फ्यूल का उपयोग करते हैं ताकि कभी एम्बुलेंस को रुकने की नौबत ना आ जाए। अब आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश में कितनी बड़ी आवश्यकता होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो स्क्रैपिंग का एक ऐसा बड़ा क्षेत्र है, अगर आप वहां की कंपनियों को फाइनेंस की मदद कर सकते हैं और थोड़ा शुरू में, क्योंकि एक प्रकार से ग्लोबल गुड के लिए है, ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से बहुत बड़ा काम है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में आप जानते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, रिफॉर्म के क्षेत्र में मेरी सरकार बहुत प्रतिबद्ध है और हम रिफॉर्म हमारे देश की आवश्यकता, हमारे देश के भविष्य को ध्यान में रख कर कर रहे हैं, लेकिन हम ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करने वाले रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं और रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म करके संकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं। और जैसा गौतम जी ने उल्लेख भी किया मेरे लास्ट भाषण का, मैं तो कहूंगा हम रिफॉर्म करेंगे, आप परफॉर्म कीजिए। अवसर ही अवसर है और इसलिए मैं आप सबको, और आप जानते हैं जहां तक पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में हमारा जितना है हिस्सा, पहली बार हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं कि हमारे पॉपुलेशन का जितना परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज, उससे +1 हम ग्लोबल गुड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी एक वैश्विक जिम्मेवारियों को संतुलित रूप से यानी निभाना, ये बहुत कम लोग कर सकते हैं जो आज इतना बड़ा भारत देश कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि इसको आप आगे जाकर के अपने फायदे में भी कैसे बदल सकते हैं। आप देखते हैं फिनटेक की दुनिया में भारत के पास टैलेंट भी है, उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन भारत के लोग टेक्नोलॉजी के एडॉप्ट करने में कितने तेज हैं। आज फिनटेक की दुनिया में हमारा यूपीआई, फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शन, दुनिया में जितना रियल टाइम ट्रांजैक्शन होता है उसका 50% अकेले इंडिया में होता है। इसका मतलब ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें इसका मतलब ये हुआ कि फिनटेक की दुनिया में अगर ग्लोबल लीडर बनना है तो भारत को केंद्र बिंदु बना करके बड़ी आसानी से आप फिनटेक की दुनिया में आप आगे आ सकते हैं। तो किस तरीके से आर्थिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं भारत और सिंगापुर के, उसका भी उल्लेख कर रहे थे प्रधानमंत्री। बहरहाल अब लौटते हैं जो खबर पहले हम आपको दिखा रहे थे। चूंकि उत्तर प्रदेश में इन दिनों आदमखोर जानवरों का आतंक है कई जिलों में। लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो यहां पर बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। दिन में भी लोग वहां पर लगातार गश्त कर रहे हैं और रात में तो खुद ही लोग मशाल लेकर घूम रहे फिर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी वीरेश पांडे से। वीरेश, भेड़िए से भी खतरनाक जानवर बाघ जिसका खौफ वहां पर है लखीमपुर में, क्या लोग कह रहे हैं?
बाघ आया, वाकई बाघ आ गया। और बाघ के बाद से दहशत में जी रहे संत महात्मा और गांव वाले हमारे साथ हैं। संत जी, क्या हो रहा है? देखो, यहाँ जनता बहुत त्रस्त है और अगर यही इनका आलम रहा तो हम लोग भी अपना कुछ विकल्प सोचेंगे। अगर ऐसा नहीं कुछ होता है तो 2-1 दिन में हम लोग अपने धरना और प्रदर्शन का कुछ न कुछ विकल्प निकालेंगे। किसी न किसी प्रकार अधिकारी लोगों से आप लोगों का भरोसा उठ गया? अगर नहीं करेंगे तो ये तो हो ही जाएगा, भरोसा उठ ही जाएगा। आज अवसाद की स्थिति है। हाँ, ये सब हो जाएगा, धरना प्रदर्शन हो जाएगा और अधिकारी लोग कुछ करके ही नहीं राजी हैं। जो इसको बाघ को पकड़ लें, वो एक नहीं 3-3 बाघ वहाँ पे बताए जाते हैं। यहाँ के डीएफओ को देखा आपने? डीएफओ से तो हमारी मुलाकात नहीं, गांव वालों से मुलाकात हुई है, यहाँ पे आए भी हैं। तो करिए बाघ से न मुलाकात हो जाए। नहीं, कोई दिक्कत। पग तो दिख ही हमारा सीधा मानना है कि गांव सुरक्षित उसी तरीके रहेगा, घबराहट ना रहे, आदमियों के अंदर कोई घबराहट ना हो। उन्हें जागरूक किया जाए इससे ज्यादा, क्योंकि शेर एक पकड़ा जाएगा तो दूसरा भी आ सकता है, दूसरा पकड़ा जाएगा, तीसरा आ जाएगा। ये बताओ आपकी, अब तो हाथी भी ला रहे हैं लोग? हाँ, हाथी सुनने में आ रहा है, लेकिन हाथी वगैरह से कोई काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इतने 10 दिन हो गए इनको, बाघ की लोकेशन भी ट्रेस की गई। जब देख लिया गया बाघ तब ये नहीं पकड़ पाए। हाथी से लाने से क्या पकड़ लिया जाएगा? तो ये पड़वा लाए, बकरी लाए, बच्चा लाए, अब हाथी भी ला रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? अगर हाथी यहाँ लाया गया तो यहाँ का जो किसान है वो सब खेती कर रहा है, यहाँ की खेती सब चली जाएगी। हाथी ना लाए, ऐसे ही कोई विचार करें। अभी तक 10 दिन हो गए, कोई विचार नहीं किया गया। आज फिर सुबह शेर मिला यहाँ पे, गाँव के पास में आ गया। तो यहाँ आ गया जो बाघ, उसके पग हम लोगों ने देखे। तो ये बताइए, तो गांव के लोग तो घर ही में बैठे हुए हैं? गांव में डर के मारे सब अंदर हो गए। और क्या, जानवर बाहर बंधे थे, उनको क्या करें, मजबूरी में अपनी जान बचाएं कि जानवरों की देखें। बिल्कुल गांव के शुक्ला जी के मकान के करीब से गुजर गया आज रात में। शुक्ला जी तो है ही है बगल में। शुक्ला जी, आपके मकान के बगल से बाघ गुजरा, बाल बच्चे? नहीं, वो हमारे भतीजे लोग हैं, उनके मकान के पास से गुजर गया बाघ, उसके पंजे मिले। आज दिन में वहाँ रोड क्रॉस करते हुए लोगों ने देखा, रोड वालों ने देखा और सबने देखा है। तो उसको वो कैच नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं किसी भाव में। अब ये किसी न किसी को, अभी आप देखना 2-4 दिन में किसी को निवाला बना देगा। और एक को बनाए, चाहे जितने लोगों को बनाए, लेकिन अब क्या होता है ईश्वर जाने। सब ईश्वर के भरोसे हैं। क्यों भाई? नौजवान, हाँ, यहाँ पे जो है लगभग 10 दिन हो गए हैं। कर्मचारी जो है आते रहते हैं यहाँ पे, काम कोई ढंग से करना ही नहीं चाहता, हमें लग रहा है। यहाँ हम लोग दोपहर में जाते हैं, कोई मिलता ही नहीं है। खेत में अगर आज हम लोग गए थे, 8-10 लोग गए थे, वहाँ पे कोई नहीं था, बकरी बाहर बंधी थी। आते हैं, आज भी जो है पावदान वहाँ देखे गए हमारे गाँव में। वीरेश, आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि अभी एक और बड़ी खबर आ गई है। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री ने लगातार दूसरे दिन एक अजीब सी सलाह दे दी लोगों को। बुलंदशहर में उन्होंने कहा, वन मंत्री अरुण सक्सेना ने, कि घर के अंदर कुंडी लगाकर सोएं लोग। वन मंत्री जी ने लोगों से खुद ही पेट्रोलिंग के लिए भी कहा, लाउड स्पीकर बजाओ, पटाखे छोड़ो। ये तमाम बातें वन मंत्री कह रहे हैं। डंडा लेकर चलने की सलाह पहले ही दे चुके हैं। गांव है, वहाँ पे कहा गया है यहाँ विद्युत रखो ताकि यहाँ पर अंधेरा ना रहे। लोगों से कहा गया है अपनी पेट्रोलिंग खुद करो, वहाँ पर जागते रहो और लाउड स्पीकर वगैरह से आवाज़ करते रहो ताकि ना आए। कहीं पे भी ज़रा भी शुबा हो कि कोई भी एनिमल है, पटाखे छोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन जानवर से बचो। और जानवर को पकड़ने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और ये कहा गया है जाल लगाओ, ट्रैंकुलाइज करो, उसको पकड़ो, हर हालत में पकड़ो, लोगों को निजात दिलाओ। तो इन आदमखोर जानवरों से बचने के लिए लोगों को सब कुछ खुद ही करना है। बहराइच के सीतापुर और बाराबंकी से अब भेड़िए का खौफ बरेली पहुंच गया। बरेली में भेड़िए ने खेत पर काम करते वक्त एक महिला पर हमला कर दिया। हालांकि गनीमत यह है कि मौके पर मौजूद किसानों ने भेड़िए को भगा दिया। यह घटना बहेड़ी तहसील के गुड़वारा गांव की है। भेड़िए की दस्तक के बाद अब बच्चे और महिलाएं घर से अकेले निकलने में घबरा रही हैं। लोग डर के साए में जी रहे हैं। देख रहे हैं आप लोगों को किस तरीके से हाथ में लाठी डंडे लेकर दिन में भी चलते हैं। गलियों से जब निकलते हैं तो उनके हाथों में डंडा। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा इन भेड़ियों के निशाने पर बहुत ही आसान शिकार उनके लिए बन जाते हैं वो। ऐसे में सबसे ज्यादा जो खौफ है बच्चों को लेकर है। और एक महिला को भी आप देख सकते हैं जिस पर भेड़िए ने हमला किया, वो जख्म के निशान दिखाती हुई नजर आई।
और अब कुदरती आपदा की बात कर लें तो बारिश को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि केंद्र की टीम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहुंची है। शिवराज सिंह चौहान ने जाना विजयवाड़ा का हाल, गृह और आपदा विभाग के अधिकारी भी उनके साथ हैं। तो खुद शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे हैं। बारिश को लेकर अभी एक बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। जो आपदाग्रस्त इलाके हैं वहां पर केंद्र सरकार के मंत्री पहुंचे हैं। केंद्र की टीम वहां पर पहुंची है जायजा लेने के लिए। बाढ़ और बारिश को लेकर किस तरीके के हालात बने हुए हैं उसका मुआयना खुद शिवराज सिंह चौहान ने किया। ये देख रहे हैं आप, हवाई सर्वेक्षण जब वो कर रहे थे उस दौरान की ये तस्वीर है। विजयवाड़ा में खास तौर पर हालात बहुत खराब हैं। तस्वीरों को जब आप देखेंगे, खासतौर पर आसमान से जो वीडियो बनाया जा रहा है, ऐसा लगेगा किसी नदी के बीच शहर को बसा दिया गया हो। हर तरफ पानी ही पानी। तो आंध्र प्रदेश हो या फिर तेलंगाना, दोनों जगहों पर अभी बारिश की वजह से, कई जगहों पर बाढ़ की वजह से हालात बहुत खराब हैं। स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार के मंत्री खुद अब इन इलाकों में पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए। जब वो मुआयना कर रहे थे उस दौरान की तस्वीरें आप देखिए। और विजयवाड़ा में क्या हालात है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। नदी में जलस्तर बहुत ऊपर तक खतरे के निशान को पार कर चुका है। गृह विभाग और आपदा विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी शिवराज सिंह चौहान के साथ गए हैं ताकि एक आकलन कर सकें कि इस वक्त वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। और ऐसे आपातकालीन हालात में सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी हो जाती है कि लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचे। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, इन इलाकों में जो लोग जहां तहां फंसे होंगे, अपने घरों में कैद हो गए होंगे, उनके पास अब खाने पीने का सामान नहीं होगा। बच्चे किस स्थिति में होंगे, कोई बीमार होगा, उसकी क्या हालत होगी। उधर गुजरात के गांधीनगर में भी जमकर बारिश हुई है। मानसा तालुका इलाके में 3 इंच से ज्यादा बारिश हुई है और बारिश में कुछ गांव में पानी भर गया। जलभराव से लोग परेशान हैं। तो गुजरात के गांधीनगर में भी बहुत जबरदस्त बारिश हुई है। ये देख रहे हैं आप बारिश के बाद किस तरीके के हालात हैं। ये सड़कों का हाल या फिर जो आसपास की जो बस्तियां हैं वहां पर आप देख पा रहे हैं, हर तरफ पानी, घुटने भर से ज्यादा पानी है। लोगों के घर में पानी घुस चुका है। ये गुजरात का गांधीनगर। अब आपको गुजरात के ही मेहसाणा का हाल भी दिखा देते हैं। यहां पर बारिश का पानी एक स्कूल में घुस गया। अचानक पानी आ जाने से जो बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए वहां गए हुए थे वो फंस गए। उन्हें दीवार से कूदना पड़ा, दीवार फांदकर तब वो वहां से निकल पाए हैं। मेहसाणा में लगभग 2.5 इंच की बारिश हुई है। टीचर्स और बच्चों को सावधानी से निकलने की सलाह दी गई। स्कूल कॉलेज हालांकि अभी खुले हुए हैं। और अब हम आपको बनासकांठा की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए जरा, बनासकांठा में कई हिस्सों में शहर के पानी का कब्जा हो चुका है, जलभराव है। गुजरात के कुछ और जिलों में भी बारिश के बाद बहुत ही बुरे हालात हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।